कोई भी जिंदा शय या ज़िंदगी, लाइफ, हम किसे कहेंगे? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बायोकेमिकल्स रिएक्शंस that are taking place inside the living body। या आप दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि जो लाइफ है, इट इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बेटे ये जो रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, बेसिकली दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारे जिस्म के अंदर न्यू मटेरियल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। जो हमने खाया पिया वो उसी हालत में नहीं रहता, उसने हमारे बॉडी सब्सटेंसेस में तब्दील होना है, उसने हमें एनर्जी यील्डिंग प्रोडक्ट्स जो है वो बनानी है, जिससे हमें एनर्जी भी मिलेगी, जिससे हम रिप्रोड्यूस करने में भी हेल्प आउट होंगे, जिसमें हम हरकत करने के काबिल भी होंगे, जिसमें हम अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन रख सकेंगे, जिसमें हमारी ग्रोथ जो है वो भी मुमकिन हो सकेगी। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये किस वजह से मुमकिन होगी? जब जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा। मतलब बेटे मेटाबॉलिज्म हमें किस तौर पे हेल्प आउट कर रहा है? ये हिस्सा ले रहा है किसमें? रिप्रोडक्शन में। ये हिस्सा ले रहा है किसमें? मूवमेंट्स में। मेटाबॉलिज्म होगा, एनर्जी मिलेगी तो हम हरकत कर सकेंगे। मेटाबॉलिज्म होगा, एनर्जी मिलेगी तो हमारे पास जो है वो सेंसेस मौजूद होंगी, जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है हम उसको महसूस कर सकें। मेटाबॉलिज्म होगा तो हम ग्रोथ की तरफ जा सकेंगे, मतलब हमारी ग्रोथ हो सकेगी। मेटाबॉलिज्म होगा तो डेवलपमेंट होगी। मेटाबॉलिज्म होगा तो बेटे हमारे जो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स है वो होती रहेगी। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू मटेरियल्स का बनना इसी तक महदूद नहीं है। मेटाबॉलिज्म दो तरह का हो सकता है। एक को हम नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म और दूसरा जो है उसको हम नाम देते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो टूट जाते हैं इनटू सिंपलर और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। सादा मॉलिक्यूल्स के अंदर या छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब इसमें एडिशनल क्या है? दे यील्ड एनर्जी, ये साथ एनर्जी पैदा करते हैं। जबकि एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स by joining smaller molecules। छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे और वो बड़े मॉलिक्यूल्स बना देंगे। अब इस प्रोसेस में एनर्जी इस्तेमाल होती है और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो एनर्जी हमारे पास कैटाबॉलिज्म से हासिल हो रही है। मैंने एग्जाम्पल भी दी थी आपको। एनाबॉलिज्म जो है फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिल रहे हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है। दो छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, उन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। अब जो आपके कैटाबॉलिज्म है उसकी एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, जो तमाम जानदारों के अंदर हर टाइम हो रही है।
उसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ वाटर बनता है, और साथ उसके क्या है, एनर्जी एटीपी की सूरत में। वो इन सारे अवामल को करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब बेटे ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो हर जिंदा जानदार के अंदर हो रहे हैं, इनको स्पीड अप करने के लिए हमारे जिस्म में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनको हम कैटालिस्ट का नाम देते हैं या हम उनको बायो कैटालिस्ट जो हैं उनका नाम देते हैं। अब व्हाट इज अ कैटालिस्ट? कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट जो है, हम उस सब्सटेंस को कहते हैं दैट स्पीड्स अप रिएक्शन but it is not used in that reaction. कि ये किसी रिएक्शन को तेज करते हैं लेकिन खुद उस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले जितनी उनकी मिकदार होती है, रिएक्शन होने के बाद भी उनकी मिकदार उतनी ही रह जाती है। रिएक्शन की रफ्तार को वो तेज कर देते हैं। अब बेटे इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को तेज करने के लिए जो कैटालिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम बायो कैटालिस्ट का नाम देते हैं, क्योंकि ये जिंदा जानदारों के अंदर मौजूद है। अब इन बायो कैटालिस्ट जो हैं इनको आम नाम बेटे हम क्या दे रहे हैं? एंजाइम्स। इन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स हैं क्या? दे आर दी पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स से मिलकर बने हुए हैं, मतलब ये प्रोटीन्स हैं। अब हाउ दीज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीडिंग अप ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन, ये किस तरह से किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। उससे पहले बेटे हम देखेंगे, सपोज हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, मैं रेस्पिरेशन की एक जो स्टेज है ग्लाइकोलाइसिस, उसका पहला रिएक्शन लिखता हूँ कि ग्लूकोज जो है वो तब्दील होता है फ्रुक्टोज के अंदर, पहले स्टेप में। अब यहाँ पर इसको स्पीड अप करने वाला जो एजेंट है उसका नाम है आइसोमेरेज। मतलब आइसोमेरेज एंजाइम जो है वो इसको स्पीड अप करता है। अब बेटे ये जो आपका ग्लूकोज है जिसके ऊपर ये एंजाइम एक्ट करेगा और उसको तब्दील करेगा फ्रुक्टोज के अंदर, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये सबस्ट्रेट कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट आर दोज मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम एक्ट्स, जिनके ऊपर एंजाइम काम करते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये सबस्ट्रेट है। अब ये जो फ्रुक्टोज बना एंजाइम के काम करने के बाद, सबस्ट्रेट जो है वो एक नई शय में तब्दील हो गया। इस नए मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट। ये क्या कहलाएगी? प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड into new molecules या substances. These new molecules are called products. फिर हमने कहा एंजाइम्स किसी रिएक्शन की रफ्तार को तेज कर देते हैं। एंजाइम्स किसी रिएक्शन की रफ्तार को कैसे तेज कर देते हैं? बाय
लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये उस सिस्टम की एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कम कर देते हैं। इसकी मिसाल बेटे, एक हमारे पास ये पहाड़ी है, बैरियर है, रुकावट है, ये आपके पास पत्थर है। आपने इस पत्थर को इस रुकावट से गुजार के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अब किसी भी तरीके से आप इस बैरियर को छोटा कर लें तो अब ये पत्थर इधर ले जाना आसान हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इसको इस बैरियर पे से गुजारने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार था, ज़्यादा देर लगनी थी। इस बैरियर में गुजारने के लिए आपको कम टाइम चाहिए, मतलब आप थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कर लेंगे। अब ये जो बैरियर हैं बेटे, दीज आर दी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली है क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to start a reaction। अब बेटे एंजाइम्स कैसे तेज करते हैं? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम ऑफ दैट सब्सटेंसेस जिन्होंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब्दील होना है, जिन्होंने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट्स में तब्दील होना है। अब बेटे हाउ डू द एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी? अब सवाल ये पैदा होता है कि एंजाइम्स उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करते हैं? तीन तरीके कार हैं बेटे। बाय चेंजिंग शेप ऑफ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट की शेप चेंज कर देते हैं, जो मोर एक्सेप्टेबल है उसमें उसको तब्दील करते हैं ताकि ये थोड़ी एनर्जी ले और ये प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए। बाय चेंजिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको तब्दील कर दें। हर जो मैक्रो मॉलिक्यूल जो होता है या बायो मॉलिक्यूल जो होता है उसका कोई ना कोई ख़ास फंक्शनल ग्रुप होता है जिसकी बुनियाद पे हम उन्हें कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड्स हैं। ये अब उन फंक्शनल ग्रुप्स का कोई ना कोई चार्ज होता है। ये उन फंक्शनल ग्रुप्स को रिमूव कर सकते हैं, उस फंक्शनल ग्रुप को किसी और चार्ज्ड ग्रुप में तब्दील कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो सबस्ट्रेट जो है वो आसानी से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। नंबर थर्ड बेटे, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट की सिमत को तब्दील करके तब भी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर सकते हैं। सबस्ट्रेट का आप कह लो जो फंक्शनल ग्रुप है जिसको रिमूव करके उसको नई शय में तब्दील करना था, वो एंजाइम से परली साइड पे मौजूद है, तो वो प्रोडक्ट में जल्दी तब्दील हो जाएगा? नहीं, जब तक उसको फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपनी सिमत में नहीं कर लेता या इस हालत में नहीं उसको तब्दील कर देता कि वो जल्दी से प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए। तो ये तीन तरीक़ेकार हैं बेटे जिनके ज़रिए जो आपके एंजाइम्स हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं।
अब बेटे नेक्स्ट, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहली बात बेटे, ये जो एंजाइम की टर्म है, ये कौन ने, एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम इन फैक्टर्स के लिए टर्म जो थी वो इस्तेमाल की। जैसे हमने पीछे देखा कि हमने कहा जो एंजाइम्स हैं दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं, मतलब दे आर प्रोटीन इन नेचर। ये क्या है? प्रोटीन इन नेचर है। आप यहां पे दो चीजें बिल्कुल क्लियर कर ले, तमाम प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होती, तमाम प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स नहीं होती, बट जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। ठीक हो गया। अब ये भी 100% ट्रू नहीं है, मतलब जितने भी एंजाइम्स हम कहें ना कि तमाम एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। देयर आर सम आरएनए मॉलिक्यूल्स, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि रिएक्शंस की कैटालिसिस में हिस्सा लेते हैं, वो भी एज अ बायो कैटालिस्ट जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ये बात क्लियर कर लेना यहाँ पे कि दोनों बातें 100%, वो तो बिल्कुल ठीक है ना कि तमाम प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होती, और ये काफ़ी हद तक एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी आपके कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बेटे, most enzymes reaction rates are millions of times faster than those of comparable uncatalyzed reactions। मतलब एंजाइम्स की खुसूसियत क्या है? दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन कितने गुना बेटे? मिलियंस टाइम, लाखों करोड़ों गुना तेज कर देते हैं। अब लाखों करोड़ों गुना तेज करने का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन दिनों में होना था वो सेकंड्स के मिली हिस्सों में हो जाता है, मतलब इतनी तेजी से उस रिएक्शन को करवा देते हैं। और अगली खूबी इनकी क्या है कि ये किसी रिएक्शन को तेज जरूर करते हैं लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं होते, खुद ये उसमें यूज्ड अप नहीं होते। नंबर थर्ड, यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं।
यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेहर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। एंजाइम जो है बेटे, ये पूरे का पूरा कैटालिसिस में हिस्सा नहीं लेता। मतलब पूरे का पूरा एंजाइम जो है वो कैटालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। सपोज आपका ये एक एंजाइम है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा एंजाइम जो है वो कैटालिसिस में हिस्सा ले रहा है, मतलब पूरे का पूरा उसमें काम कर रहा है। इस एंजाइम का एक खास हिस्सा, खास पार्ट जो है वो सबस्ट्रेट के साथ आके अटैच होता है, वो रिएक्शन को तेज करने में हिस्सा लेता है। उस खास हिस्से को एक्टिव साइट का नाम दिया जाता है। उस खास हिस्से को बेटे क्या नाम दिया जाता है? एक्टिव साइट। नॉट ऑल द एंजाइम टेक्स पार्ट इन कैटालिसिस, only a small portion of the enzyme involved in the speeding up of chemical reaction या catalysis of chemical reaction, that is called its active site. Number 4th बेटे, enzymes are specific for their substrates. एंजाइम्स जो हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब इन्होंने तब्दील होना है नई चीज़ों में। प्रोटीन्स पे काम करेंगे आपके ट्रिप्सन या पेप्सिन, खास एंजाइम। आपके लिपिड्स पे काम करेंगे लाइपेज। आपके कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हिस्सा लेंगे अमाइलेज। अब ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि अमाइलेज जो है वो प्रोटीन्स पे काम कर दे। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता ट्रिप्सन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनकी डाइजेशन में हिस्सा ले ले। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा ये लाइपेज प्रोटीन्स पे काम कर ले। मतलब ये हर एंजाइम अपने अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में तब्दील किया जा रहा है। अब ये ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में तब्दील करने के लिए आइसोमरेज एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है। अब आइसोमरेज एंजाइम का सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, ये इसके अलावा किसी और को तब्दील नहीं कर पाएगा। मतलब हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट पे काम नहीं करता। स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर काम करेगा। नंबर 5 बेटे, एंजाइम प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है। पहली बात इस 5th पॉइंट में, प्रोडक्शन
of an enzyme can be enhanced और diminished, या इसको ख़त्म किया जा सकता है। मैं मिसाल देता हूँ बेटे, हमारे स्टोमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम हर वक्त नहीं पैदा होता रहता। जब हम खाना खाएंगे गैस्ट्रिक जूस पैदा होगा, तब पेप्सिन एंजाइम पैदा होगा। खाना खा लिया, अब वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे खारिज होगा, मतलब उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई। जैसे ही हमारा खाना स्टोमक से गुजर गया, अब उस पेप्सिन का वहाँ पे काम कोई नहीं, अब वो पेप्सिन जो है उसकी प्रोडक्शन रोक दी जाएगी। मतलब ज़रूरत के लिहाज से एंजाइम्स की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी की जा सकती है। एक पॉइंट इसका, इसी का सब पॉइंट एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम बना भी हुआ है और उसके काम करने की रफ्तार ये भी बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी की जा सकती है। इन अदर वर्ड्स, there are some substances that increase the activity of enzyme or that decrease the activity of enzyme। अब वो substances जो हैं बेटे, they are called activators, जो उसकी एक्टिविटी को तेज कर देंगे, और जो उसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, they are called inhibitors। उनको हम क्या कहेंगे? इनहिबिटर्स। नंबर 6, एंजाइम्स जो हैं बहुत सारे अकेला एक प्रोटीन पार्ट पर ही मुश्तमिल होते हैं। मतलब हमने कहा ना, एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, और वो प्रोटीन भी कैसी होती है? ग्लोबुलर। ग्लोबुलर से मुराद गोल, राउंड। अब इससे मुराद यही नहीं है कि ये गोल अमाइनो एसिड्स होंगे। अमाइनो एसिड्स आपस में मिले, इन्होंने लंबी चेन्स बना दी। ये लंबी चेन्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर फोल्ड अनफोल्ड होंगी, फिर इस तरह से ये लंबी चेन्स जो हैं एक ग्लोबुलर शक्ल इख्तियार कर लेंगी। बहुत सारे एंजाइम्स तो ऐसे ही हैं, बट सम एंजाइम्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन पार्ट। कुछ एंजाइम्स को क्या चाहिए बेटे? नॉन प्रोटीन पार्ट्स। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। इसे हम क्या कहते हैं बेटे? कोफैक्टर। मतलब ऐसा फैक्टर है जो एंजाइम के साथ मिल के काम कर रहा है। अगर वो कोफैक्टर अटैच होगा तो एंजाइम काम करेगा या ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, और अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर एंजाइम या तो काम सही नहीं करेगा या करेगा नहीं। ठीक हो गया। अब ये जो कोफैक्टर्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। दे मे बी ऑर्गेनिक कोफैक्टर और दे मे बी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। मसलन किसी एंजाइम के साथ अगर कैल्शियम लगा हुआ है अकेला, जो कि कोफैक्टर के तौर पे काम कर रहा है, तो तब वो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। किसी एंजाइम के साथ आपके थायोफिन वगैरह, फ्लेविन, हीम, ये जुड़े हुए हैं, तो ये वाले जो हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। मतलब जो कोफैक्टर्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कैल्शियम वगैरह मेटल्स जो हैं ये सारी की सारी इनऑर्गेनिक होती हैं।
तो ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। अब ये जो हीम, फ्लेविन, ये जो हैं ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। ये एंजाइम के साथ मिलेंगे तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी सही परफॉर्म कर सकेगा। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं, अगर एंजाइम के साथ दे आर बाउंड टाइटली, बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, इनका लिंकेज इनके साथ बहुत मजबूत है, तो देन दीज कोफैक्टर्स आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो तब हम बेटे इसे क्या कहेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। मतलब organic cofactor is tightly attached with the enzyme, then it is called as cofactor। अगर यही ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो एंजाइम के साथ लूजली अटैच्ड है, लूजली अटैच, हल्के फुल्के बॉन्ड के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ है, देन दिस इज कॉल्ड एज कोएंजाइम। तो तब बेटे हम इसे क्या कहेंगे? कोएंजाइम। मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम आपके कोफैक्टर्स की ही एग्जाम्पल्स है। अच्छा जी, अब सातवीं इनकी कैरेक्टरिस्टिक, enzymes catalyze series of reactions forming metabolic pathway। एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शंस को एक सीरीज में भी कैटालाइज करते हैं, जिससे वो क्या बनाते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब बेटे हमने कहा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब रेस्पिरेशन इतना सादा नहीं है जितना हमने लिख दिया। इस रेस्पिरेशन में आपकी पहला जो सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लाइकोलिसिस के बाद एक पूरी रिएक्शंस की साइकिल चलेगी जिसे हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस और चलेगी जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये बजाते खुद भी जो 2-3 इवेंट्स हैं वो इतने सादा नहीं है। मतलब ये मैंने अभी सिर्फ इसका पहला स्टेप लिखा था कि ग्लूकोज जो है वो तब्दील होता है फ्रुक्टोज में। फ्रुक्टोज जो है वो तब्दील होती है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर फ्रुक्टोज के साथ एक और आके फॉस्फेट लगता है तो ये फ्रुक्टोज जो है वो तब्दील होती है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब यहां पे इस फ्रुक्टोज की ब्रेकडाउन होनी है। एक तरफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, और एक तरफ, खैर वो लंबी बातें हैं, वो आपकी अभी काम की नहीं। अब ये रिएक्शन एक सीरीज में चल रहा है जो सिर्फ अब हम ग्लाइकोलिसिस कह रहे हैं। अब यहां पर बेटे एंजाइम एक्ट करेगा आइसोमरेज। ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में तब्दील कर दिया। यहां पर एंजाइम एक्ट करेगा हेक्सोकाइनेज। ये फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में तब्दील कर रहा है। यहां पे नेक्स्ट एंजाइम, यहां पे इस स्टेप पर नेक्स्ट एंजाइम, यहां पर
अब ये एक सीरीज में रिएक्शंस को चला रहे हैं, तो अब ये जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। यहां तक समझ आ गई? अगली बात, इस सीरीज की खूबी क्या होती है कि ग्लूकोज आइसोमरेज के लिए सबस्ट्रेट है और फ्रुक्टोज आइसोमरेज का क्या है? प्रोडक्ट है। आइसोमरेज के लिए ये क्या है? जबकि हेक्सोकाइनेज के लिए ये फ्रुक्टोज क्या है? सबस्ट्रेट है। और इसका प्रोडक्ट क्या है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब एक इस सीरीज ऑफ रिएक्शन में एक रिएक्शन की प्रोडक्ट दूसरे के लिए सबस्ट्रेट, एक एंजाइम की प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट के तौर पर काम करती है। मुश्किल तो नहीं यहां तक बात? अब यहीं पर मैं आपको इनके एंजाइम्स के बताता जाऊं कि एंजाइम्स दो तरह के, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स और इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स। अब बेटे नाम से पता चल रहा है, इंट्रा मीन इनसाइड, सेलुलर सेल मतलब वो एंजाइम्स जो सेल के अंदर काम करते हैं। द एंजाइम्स दैट वर्क इनसाइड द सेल दे आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड, सेलुलर बेटे सेल, the type of enzymes that work outside the cell, they are called extracellular enzymes.